Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin our today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question. Current jelly stool is clinical feature of किसी पर्सन में यदि स्टूल करंट जेली जैसा आता है तो ये किस कंडीशन की प्रेजेंस को बताती है? इंटुसप्शन, इसोफेजियल अट्रेसिया, हेयरस्प्रंग डिजीज या डाइवर्टिक्यूलोसिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटुसप्शन। आइए इसके बारे में और जान लें। करंट जेली लाइक स्टूल is a clinical feature of intussusception. It is a condition in which part of intestine telescope itself. आपने टेलीस्कोप देखा होगा। ये देखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। जब इस टेलीस्कोप को क्लोज किया जाता है तो ये एक छोटे से एरिया के अंदर सिमट जाता है, बंद हो जाता है। यहाँ पर आगे वाला हिस्सा पीछे वाले पार्ट पर ओवरलैप करता है। इसी प्रकार से इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन सीधी और एक लंबी स्ट्रक्चर होती है। अगर इसका एक हिस्सा दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे और इस ओवरलैपिंग के कारण पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रक्चर टेलीस्कोप के जैसी हो जाए तो ये कंडीशन इंटुसप्शन के कंडीशन के नाम से जानी जाती है। इंटुसप्शन एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इंटेस्टाइन का वह पार्ट जो इससे अफेक्ट होता है, वहाँ पर फूड, फ्लूइड और ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच पाती और उस पर्टिकुलर एरिया में टिश्यू डेथ होने लगता है, जो कि काफ़ी डेंजरस स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन इन विच नर्व? कार्पल टनल सिंड्रोम में किस नर्व में कंप्रेशन देखा जाता है? रेडियल, मीडियल, अल्नर, फीमोरल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीडियल नर्व। कार्पल टनल सिंड्रोम को हम मीडियन नर्व कंप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस डिजीज़ में पर्सन की जो मीडियन नर्व है वो दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है। मीडियन नर्व हमारे रिस्ट के अंदर वाली सतह पर पाई जाने वाली नर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया ब्रेथ टेस्ट is used to detect the presence of? यूरिया ब्रेथ टेस्ट के द्वारा हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर एस्चेरिचिया कोलाई? The right answer is option C, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एच पाइलोरी बैक्टीरिया को हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ह्यूमन में पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे बड़ा कॉज यही बैक्टीरिया माना जाता है। अगर इस बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स कैन बी कन्फर्म्ड बाय? एड्स डिजीज़ को कन्फर्म करवाने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, कंपास टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट? The right answer is option D, it is वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अगर किसी पेशेंट में हमें ये डाउट होता है कि इसे एड्स हो सकता है
तो सबसे पहले हम उसमें एलाइजा टेस्ट करवाते हैं। एलाइजा टेस्ट का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद एचआईवी को कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी रिब्स पाई जाती हैं? 10 पेयर्स, 10, 12 पेयर्स, 12। The right answer is option C, it is 12 pairs। हमारा जो थोरेसिक केज है वो 12 जोड़ी रिब्स से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिब्स के बारे में कई बार ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा हमारी वह रिब्स जो कि वर्टिब्रे कॉलम्स और स्टर्नम बोन से जुड़ी होती हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं और ये 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। फर्स्ट 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स को हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स होती हैं 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर पेयर्स। ये रिब्स जो हैं पीछे की तरफ तो वर्टिब्रे से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे ये डायरेक्टली स्टर्नम बोन से नहीं जुड़कर कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ती हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्लोटिंग रिब्स की। फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 11 एंड 12th पेयर। ये रिब्स पीछे की तरफ से तो वर्टिब्रे से कनेक्टेड रहती हैं, लेकिन आगे की तरफ नहीं जुड़ती। इसी वजह से इन्हें फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, टर्म वैक्सीन किसने दिया था? वैक्सीन टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? लुईस पास्चर, वॉल्टर रीड, लिस्टर एंड रॉबर्ट कोच। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वैक्सीन टर्म सबसे पहले लुईस पास्चर ने यूज़ किया था और लुईस पास्चर को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बेसिलाई। किसने माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की खोज की थी? एडवर्ड जेनर, यारसीन, लॉफलर, हैंसन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैंसन। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे लेप्रोसी डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और इस डिजीज को हैंसन नामक पर्सन ने खोजा था, इसलिए कई बार इस लेप्रोसी को हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सभी में से कौन सी स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन। The right answer is option B, larynx। लैरिंग्स जिसे आप वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे आप स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है और ये हमारे रेस्पिरेटरी रूट में इंक्लूड किया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसे इंक्लूड किया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर माउथ, फेरिंग्स जिसे आप थ्रॉट के नाम से जानते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सभी संरचनाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन आर, ह्यूमन में कुल कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 1 जोड़ी या 3 जोड़ी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 3 पेयर्स, यानी कि टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगर इनके नामों की बात की जाए तो सबसे साइज में बड़ी और इम्पॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद आती है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आती है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, इसे हम कई बार मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इन सभी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना और किसी हेल्दी पर्सन में एक दिन में करीबन 1.5 लीटर्स यानी कि 1500 ml सलाइवा डेली प्रोड्यूस होता है। ये सलाइवा हमारे माउथ में लगातार बनता रहता है और स्वेलविंग रिफ्लेक्स के द्वारा हम इसे लगातार निगलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि डाइजेशन के लिए हेल्पफुल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी? हमारे बॉडी में पाए जाने वाली लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन कौन सी है? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, मायोमेट्रियम या पाइया मैटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज पेरिटोनियम। हमारे शरीर की एब्डोमेन एरिया में एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करने वाली पेरिटोनियम लेयर सबसे बड़ी सिरस मेम्ब्रेन मानी जाती है। पेरिकार्डियम हार्ट को घेरने वाली लेयर है, मायोमेट्रियम यूट्रस में पाई जाने वाली मिडिल लेयर है और पाइया मैटर मेनिंजेस है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर एक्सेप्ट। इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन सी एक्टिविटी नहीं है? इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज रिप्रोडक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी है इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी फूड कंटेंट को माउथ में रखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी एंट्री करवाते हैं। अब ये फूड हमारे माउथ में च्युइंग के बाद ईसोफेगस में पहुंचता है, यानी सेकंड जो एक्टिविटी है वो है मूवमेंट। इसे आप मूवमेंट कह दें या फिर इसे आप पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस लगातार चलती है जिससे इंटेस्टाइन में फूड कंटेंट आगे की तरफ ट्रेवल कर पाता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस के कारण इंटेस्टाइन में यूनिडायरेक्शनल वेव्स जनरेट होती हैं जिससे फूड आगे की तरफ मूव करता है। ये हो गई सेकंड इसकी एक्टिविटी। उसके बाद थर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन 2 प्रकार का होता है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में हम फूड पार्टिकल्स को माउथ में पहुंचने के बाद अपने दांतों से च्युइंग करते हैं, चबाते हैं और इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। अब इस फूड कंटेंट में च्युइंग के दौरान सलाइवा मिक्स होता है, इसमें एंजाइम्स मिक्स होते हैं और इस पूरी मिक्सिंग को हम केमिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब ये फूड जो हमारे स्टमक में पहुंच चुका है इसे हम काइम के नाम से जानते हैं। हमने जब फूड को माउथ में रखा था और इसमें सलाइवा मिक्स हुआ तो ये कहलाया बोलस। अब ये बोलस जैसे ही नीचे स्टमक में पहुंचा और इसमें एंजाइम्स मिक्स हुए, अब इसे हम काइम कहते हैं। अब ये काइम
स्टमक से इंटेस्टाइन में मूव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस काइम के अंदर इस फूड पार्टिकल्स में से जो इसेंशियल फूड कंटेंट है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि का एब्जॉर्प्शन होता है। ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। और फिर फाइनली फूड जो है रेक्टम एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो टोटल 5 एक्टिविटीज़ हो गई। सबसे पहले इंजेशन, फिर मूवमेंट या पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसके बाद में डाइजेशन जिसमें केमिकल और मैकेनिकल आ गया, फिर आता है चौथा एब्जॉर्प्शन और फाइनली एलिमिनेशन। नेक्स्ट, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज़ डन बाय। हमने अभी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि फूड का जो केमिकल डाइजेशन है वो किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शंस हैं एंजाइम, विटामिन, हार्मोन या मिनरल्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंजाइम्स। हमारे फूड में एंजाइम्स मिक्स होते हैं और फिर इसे डाइजेस्ट किया जा पाता है। आपके दिमाग में कई बार एंजाइम और हार्मोन्स को लेकर कंफ्यूजन होता होगा। एंजाइम और हार्मोन में क्या फ़र्क है? 3 इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी हमारे शरीर में होने वाली कोई भी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए एंजाइम्स काम आते हैं। जबकि हार्मोन्स एक मैसेंजर हैं जो कि बॉडी में किसी पर्टिकुलर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। एंजाइम्स का निर्माण हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स आदि। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं, यानी ये ग्लैंड्स अपने जो सिक्रीशंस हैं, जो अपने एंजाइम्स हैं, उनको टारगेट ऑर्गन्स तक किसी पाइपलाइन या डक्ट के थ्रू डायरेक्टली पहुंचाती हैं। इसके ऑपोजिट जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये हार्मोन्स जिन ग्लैंड्स द्वारा बनाए जाते हैं उन ग्लैंड्स के द्वारा डायरेक्टली ही ब्लड वेसल के अंदर डाल दिए जाते हैं और फिर ये हार्मोन ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का डक्ट नहीं पाया जाता, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इम्पॉर्टेंट हैं। एंजाइम्स के एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्पफुल है और लाइपेज जो है लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्पफुल है। वहीं पर यदि हार्मोन्स की बात की जाए तो इंसुलिन जो कि हमारी बॉडी में पैंक्रियास द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टमक इज सप्लाइड बाय विच आर्टरी? स्टमक को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? कोलियक, हिपैटिक, रीनल या स्प्लीनिक? The right answer is option A, कोइलियक आर्टरी। कोइलियक आर्टरी कह दीजिए या आप इसे सीलियक आर्टरी कह दीजिए, एक ही बात है। हमारी सीलियक आर्टरी एब्डोमिनल अरोटा से निकलने वाली मेजर आर्टरी है। इसे कई बार हम सीलियक ट्रंक या ट्रंकस कोलियकस के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है और ये T12 वर्टिब्रा के लेवल पर ब्रांच होती है अरोटा से। इस कोलियक आर्टरी के द्वारा, इस सीलियक आर्टरी के द्वारा लीवर, स्टमक, एब्डोमिनल इसोफेगस, स्प्लीन, पैंक्रियास आदि को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है।
ऑप्शन बी के अंदर जो हिपैटिक आर्टरी दी गई है, हिपैटिक आर्टरी लीवर, ड्यूडेनम और पैंक्रियास के कुछ पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद बात करते हैं रीनल आर्टरीज की। रीनल आर्टरी हमारी किडनी को ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। लास्ट आता है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी हमारे स्प्लीन को ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन। लूप ऑफ हेनले नामक स्ट्रक्चर किससे संबंधित है? हार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन या फिर किडनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किडनी। हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर है उसमें ही लूप ऑफ हेनले पाया जाता है। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ से जो ब्लड है एफरेंट आर्टरीज के थ्रू लेकर आया जाता है और इस गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और छना हुआ ब्लड अब बोमन्स कैप्सूल में पहुँच जाता है। यहाँ से जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसके लिए जो छना हुआ फिल्टर सब्सटेंस है पीसीटी में आता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक पहुंचता है और फिर ये यू शेप की जो स्ट्रक्चर है इसे ही हम लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं। अब ये जो यूरिन है यहाँ से लूप ऑफ हेनले को क्रॉस करता हुआ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक पहुंचता है और फाइनली फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। दिस इज़ द रफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटोसेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज फाउंड इन। हमारे ब्रेन में सोमैटोसेंसरी एरिया किस हिस्से में पाया जाता है? पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब या फ्रंटल लोब? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पैराइटल लोब। सोमैटोसेंसरी एरिया ब्रेन के पैराइटल लोब में पाया जाता है और इसका काम है पूरी बॉडी से आने वाले सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि टच, टेम्परेचर और पेन को प्रोसेसिंग करना और ब्रेन के संबंधित हिस्से तक पहुंचाना। दिस इज कॉल्ड सोमैटोसेंसरी एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटरी सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज फाउंड इन। ऑडिटरी सेंसरी एरिया किस हिस्से में पाया जाता है? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेम्पोरल लोब। हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया पाया जाता है। बेसिकली ये साउंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ नर्व ऑफ सैक्रल प्लेक्सस। इनमें से किसे सैक्रल प्लेक्सस में एज अ नर्व इंक्लूड नहीं किया जाता? सियाटिक नर्व, प्यूडेंडल नर्व, टीबियल नर्व या फीमोरल नर्व? The right answer is option D, femoral nerve. फीमोरल नर्व सैक्रल प्लेक्सस में इंक्लूड नहीं की जाती। सैक्रल प्लेक्सस नर्व्स का एक गुच्छा है जो कि हमारी बॉडी में लोअर लेग, एंटायर फुट
पेल्विस के कुछ हिस्से को मोटार और सेंसरी नर्व्स प्रोवाइड करने के लिए बना होता है। सैक्रल प्लेक्सस के अंदर नर्व्स की बात की जाए तो इसमें L4, L5, S1, S2, S3, S4 ये सभी नर्व्स इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ सेंसरी क्रेनियल नर्व, इनमें से आपको कौन सी नर्व सेंसरी नर्व नहीं है ये बताना है। ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक या एब्ड्यूसेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज एब्ड्यूसेंस नर्व। टोटल 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं। उनमें अगर हम बात करें कि सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी हैं तो 1, 2, 8 ये सभी सेंसरी नर्व्स मानी जाती हैं। इसके अलावा मोटार नर्व्स कौन कौन सी होती हैं तो इसमें 3, 4, 6, 11, 12 ये सभी जो हैं मोटार क्रेनियल नर्व्स हैं। और फाइनली मिक्स नर्व्स की बात की जाए जो कि सेंसरी और मोटार दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करती हैं तो उनमें 5, 7, 9, 10 ये सभी मिक्स क्रेनियल नर्व्स मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ हार्ट स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स आर फाउंड, हमारे हार्ट की किस लेयर में स्पेशल कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या पैराइटल लेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मायोकार्डियम। हमारे हार्ट में हमारा हार्ट जो है 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाली लेयर है पेरिकार्डियम, बीच वाली लेयर है मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम लेयर जो है मसल्स से मिलकर बनी होती है, स्ट्रक्चर है, ये सबसे मजबूत और मोटी लेयर होती है। इसी लेयर के कारण हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज, हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है वो कितने समय का होता है। 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.8 सेकेंड या 1.2 सेकेंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 0.8 सेकेंड्स। हार्ट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन होना और फिर रिलैक्सेशन होना एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना यानी सिकुड़ना और फिर रिलैक्स होना यानी डायस्टॉल होना एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। इस पूरे कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। 0.8 सेकंड में ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम थोड़ा सा टिपिकल वर्ड यूज़ करें तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल यानी सिकुड़ना और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायलेट होना यानी रिलैक्स होना। अब इस पूरे कार्डियक साइकिल के अंदर हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया यानी 2 अपर चैम्बर्स और 2 वेंट्रिकल्स यानी 2 नीचे वाले चैम्बर्स, ये दोनों एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक बार रिलैक्स होंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो चीज़ आपसे पूछी जा सकती है वो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एट्रिया के सिस्टोल यानी एट्रियास को सिकुड़ने में कितना समय लगता है तो आप बताएंगे 0.1 सेकेंड। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एट्रिया को डायलेट होने में, डायस्टॉल होने में कितना समय लगता है तो आप कहेंगे 0.7 सेकेंड्स। इसके बाद बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में 0.3 सेकेंड्स का समय लगता है और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होने में 0.5 सेकेंड्स का समय लगता है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने ही चाहिए।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।